गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर था, सेकंड चैप्टर के जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रुप एनिमल्स के बारे में जानते हैं। तो जिस तरह से हमने प्लांट्स के बारे में जाना था उसी तरह से हम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो हमने ऑलरेडी 2.3 या 2.2 में वहाँ पर हमने कई सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जाना था, उनका एक्टिविटी, वो कैसे चलते हैं, वो क्या खाते हैं, वो उड़ते हैं या वो पैदल चलते हैं, क्या था वो हम वहाँ पर जाने थे। तो मैं एक बार ऊपर की ओर चले जाता हूँ, एक बार मैं अपने जो हमारा जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि हम और एक बार रिवाइज कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2.1 हो गया और ये हमारा 2.2 हो गया, जहाँ पर हमने क्रो के बारे में, एंट के बारे में और काऊ के बारे में काफ़ी कुछ जाना था कि वो क्या खाते हैं, वो उनका चलने का स्टाइल क्या है, ठीक है, उनका घर बनाने का स्टाइल क्या है, वो कहाँ रहते हैं, ये पूरा का पूरा चीज़ नेचुरली हमको धीरे धीरे जब हमने ऑब्जर्व किया, जब हम जब वो क्या बोलते हैं, जब हम किसी गार्डन में गए हैं और उस गार्डन में हमने इस तरह का चीज़ देखा तो हमने इनको ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम जाएंगे नीचे और अब हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने प्लांट्स के बारे में जान लिया था, अब हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स आपको मालूम है जो जीव जंतु होते हैं, जो जैसे गाय हो गया, फिर आपके एंड्स हो गया, मतलब चींटी हो गया, फिर मधुमक्खी हो गया, या फिर आपका बटरफ्लाई हो गया, मेंढक हो गया, फिर स्नेक्स हो गया, फिर आपका क्या है यहाँ पर मछली हो गया, फिश हो गया। इनके बारे में अभी हम जानेंगे। इनके बारे में हम क्या जानेंगे? हमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मालूम है, हर बच्चों को कुछ ना कुछ मालूम है। यहाँ पर भी हम इसी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल में आपने काफ़ी कुछ, मतलब ये पिक्चर में आपने काफ़ी कुछ देख लिया होगा, बहुत सारे चीज़ देखे होंगे। अब हम इनको आगे बढ़ेंगे, इनको पढ़ के हम थोड़ा सा जानेंगे। तो पहले ये 2.5 टेबल देखते हैं। यहाँ पर एंट के बारे में लिखा है। तो एंट का मूवमेंट क्या होगा ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा वॉक, क्योंकि वो वॉक करता है, ठीक है। और उनके पैर होते हैं, उनका कोई क्या वो तो उड़ नहीं सकते, तो उनका लेग्स होगा, तो लेग्स यहाँ पर हमने दिखा दिया, ठीक है। और एंट्स का लेग कितना होता है? 6, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसी तरह से गोट के बारे में, गोट क्या करता है? वो वॉक करता है या दौड़ता है? मैक्सिमम तो वॉक ही करता है ना, इसलिए हम यहाँ पर रन नहीं लिखेंगे। और दूसरा वो जंप भी करता है, जब उसे कुछ खाना होगा या पेड़ का टहनी जब ऊपर की ओर होगा तो वो जंप करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। और उनका लेग होता है, तो उनका कितना लेग होता है? 4 लेग होता है। इसी तरह से पिजन के बारे में भी हमको देखना है। पिजन क्या है? पिजन एक कबूतर है, कबूतर है, एक बर्ड है, और वो क्या करता है? वो उड़ता है, मैक्सिमम टाइम में वो उड़ता है और दाना खाता है या फिर कुछ कीड़े मकोड़े इंसेक्ट खाता है। इनका मेन काम है, इनका जो बॉडी पार्ट यूज फॉर मूवमेंट क्या करता है? विंग्स होते हैं। इसी तरह से हमें क्या है और एक चीज, वो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई हमारे घर में रात को कभी कभी उड़ के आ जाता है, तो वो मैक्सिमम क्या करता है? जंप, जैसे वो जंप तो नहीं, वो उड़ता है और वो चलता भी है, ये दोनों ही काम करता है। इसी तरह से फिश का जो बॉडी मूवमेंट है वो हम क्या बोलेंगे? उनका बॉडी मूवमेंट बोलेंगे हम फिन्स बोलेंगे, क्योंकि उनका कोई लेग्स नहीं है, उनका कुछ नहीं है, ठीक है। उनके पास होता है फिन्स, जो जैसे मछलियों के फिन्स होते हैं और आपके बर्ड के क्या होते हैं? विंग्स होते हैं, क्योंकि ये मछली जो स्विम करते हैं, ये तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं? ये नदी में, पॉन्ड में तैरते हैं। तो ये क्या होगा? इनको हम क्या लिखेंगे? स्विम लिखना पड़ेगा हमें। तो चलिए अब हम क्या जानेंगे? दूसरा हम जानेंगे डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सब जो डिफरेंट एनिमल है उनका डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट होता है, जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, ठीक है। कोई चलता है, तो कोई उड़ता है, तो कोई तैरता है। तो इनका अपना अलग अलग ग्रुप है। मछलियों का अपना ग्रुप हो जाता है, बर्ड का अपना ग्रुप हो जाता है, और एनिमल जो है उनका अपना ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन होते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एनिमल में जैसे गाय वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, गोट का स्ट्रक्चर छोटा होता है। तो ये भी एक ग्रुप, इनका भी एक ग्रुप है, एनिमल्स में भी एक ग्रुप है। इसी तरह से बर्ड में भी कुछ ग्रुप्स हैं। कोई बर्ड आप देखोगे काफी बड़े होते हैं, कोई बर्ड काफी छोटे होते हैं, कोई बर्ड काफी देर तक उड़ते हैं, कोई बर्ड थोड़ी देर के लिए उड़ने के बाद फिर पेड़ में बैठ जाते हैं या वो नीचे आ जाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा है आपका फिश।
फिश कुछ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें भी कुछ प्रकार, कुछ डिफरेंस होते हैं, तो वो भी एक ग्रुपिंग में आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एक अननोन, एक नोन, एक तो अब हम जानेंगे नोन ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिनका नाम है जानकी अमल, ठीक है। जानकी अमल जिन्होंने इंडियन बोटनिस्ट साइंटिस्ट के हिसाब से 1897 से 1984 तक काम किया था। हमारे इन्वायरमेंटल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उन्होंने काम किया था, तो वो काफ़ी उनको नॉलेज था इन चीज़ों के बारे में। जो बायोडाइवर्सिटी है उनको ये बहुत अच्छे से जानते थे और उनके ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था और उनको कैसे प्रिजर्व किया जाता है उनके बारे में भी उनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज था, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार हम रीड कर लेते हैं इस चीज़ को कि जानकी अमल जो 1897 से 1984 तक क्या किया था, was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve Indians' rich plants biodiversity, ठीक है। तो उन्होंने इनके ये पूरा का पूरा जो है हमारा जो इंडिया के डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ उनको मालूम था। तो सक्सेस स्टोरी सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, तो यहाँ पर हम ये जानेंगे कि सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का क्या काम था, क्यों ये मूवमेंट उस समय इतना पॉपुलर हुआ। तो इस स्टोरी, ये जो सक्सेस स्टोरी का कारण ये है कि केरला में एक फॉरेस्ट है, पलक्कड डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट है, ठीक है। वो रिच बायोसिटी मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण पॉपुलर है और वहाँ पर काफ़ी जंगल जीव जंतु रहते हैं। तो उस जगह में एक डैम बनने की कोशिश चल रही थी जिसको सरकार से मंजूरी मिली थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद इसको रोक दिया। तो उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, उन्होंने काफ़ी सारे आर्टिकल न्यूज़पेपर में डाले, उन्होंने सेमिनार किया, आदमियों को जागरूक किया और बाद में जाके इस डैम को बंद कर दिया गया। तो इसीलिए ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था उस वक्त के लिए। प्लांट एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, तो प्लांट्स एंड एनिमल क्या है, वो डिफरेंट सराउंडिंग में रहते हैं। You might have observed during nature walks that different animal live in different surrounding. You have also recorded movement of animal in टेबल 2.5। तो 2.5 में ऑलरेडी हमने देखा था कि एनिमल के जो मूवमेंट वो हमने रिकॉर्ड किया था। सो उनका जो कैसे वो चलते हैं, कैसे वो उड़ते हैं, इनके बारे में हमने जाना था। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे, लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट एज एग्जाम्पल। फिश लीव इन वाटर, तो फिश जो है वो वाटर में लीव करते हैं। तो उनका चलने का जो उनका क्या होता है, उनका जो बॉडी कैसा होता है, उनका बॉडी दे हैव ए स्ट्रीमलाइंड बॉडी, उनका बॉडी होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी होते हैं, ठीक है। एंड फिन्स होते हैं, मूवमेंट के लिए उनके पास फिन्स होते हैं, उससे वो तैरते हैं, वाटर में स्विम कर सकते हैं। गोट लिव इन ए ग्रासी एरिया, वो ग्रास गोट जो होते हैं, जो बकरी होते हैं, वो ग्रास लैंड में रहने में ज़्यादा पसंद करते हैं वहाँ, क्योंकि उनको खाने के लिए ग्रास मिलता है और वो चलते हैं अपने पैरों से। द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, तो इसमें हमको काफ़ी डिफरेंस मिल रहा है कि फिश कैसा होता है और गोट कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिश स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। तो आपको जब भी बोलेंगे कि फिश कैसे तैरते हैं तो किसके हेल्प से, तो फिन्स बोलना पड़ेगा। और गोट कैसे चलते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा लेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये डिफरेंस हमें मालूम चल गया। इसके बाद हमें ये 2.6 का जो टेबल है, इस टेबल में हमें कुछ चीज़ फिर से हमें जानना होगा। तो चलिए अब हम लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज, तो हम और कुछ कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2.6 के टेबल में अब हमें कुछ अलग एनिमल्स के बारे में जानना होगा। तो अलग एनिमल्स क्या है, जैसे कैमल। तो कैमल ये डेजर्ट में भी रहते हैं और ये ठंडी बर्फ इलाकों में भी रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा अलग होता है और इनके खाने पीने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा डिफरेंस होता है। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा,
जो बर्फ़ में रहते हैं वो कैमल कुछ अलग होते हैं, और जो डेजर्ट में रहते हैं ये कैमल कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो कैमल का डिफरेंस हमें मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि इनका क्या है, इनमें डिफरेंस क्यों है। जो ठंडी जगह का कैमल और जो गर्मी एरिया में रहने वाले कैमल से इनमें डिफरेंस क्या है वो हम नीचे में देखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कैक्टस विथ थिक एंड फ्रेशली स्टीम इन ए डेजर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैक्टस है और ये डेजर्ट इलाके में उग रहा है। what are your observation regarding plants and animal found in various region? जब आप डिफरेंट रीजन में जाओगे, सूखे से लेके ठंड जगह से या बारिश इलाके से सूखे इलाके पे, हर जगह का चीज़ काफ़ी चेंजेस रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। ये हमें याद रखना पड़ेगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हर जगह में हर चीज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट, और आप इनको अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, और उनके साथ डिस्कस कीजिए। आप चाहे गूगल पे सर्च कीजिए, विकिपीडिया पे सर्च कीजिए और इन डिटेल्सों को जानिए और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि हमारा ये दुनिया इतना बड़ा है, ये वर्ल्ड इतना बड़ा है और यहाँ पर इतने डाइवर्सिटी है कि हम खुद ही नहीं जानते हैं, हमें बहुत ही कम मालूम है। अगर आपको 100% से 1% या 2% भी आपको अच्छे से मालूम होगा तो आप सोचिए कि आपको बहुत ही नॉलेज है, ठीक है। You might observe from table 2.6 that the plant and animal found in one kind of region are different from those found in another kind of region। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि 2.6 में जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कैमल के बारे में ही मैं बता रहा हूँ कि जो डेजर्ट इलाके में जो कैमल है और आपका कोल्ड इलाके में जो पहाड़ों में कोल्ड जहाँ ठंडा होता है वहाँ के कैमल्स में डिफरेंस आपको मिलेगा ही। तो वो हम आगे पढ़ के आगे हम बताने वाले हैं। ड्यूरिंग ए डिस्कस इन द क्लासरूम एलेक्स रिकॉल दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट्स विथ थिक एंड फ्रेशली स्ट्रीम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में उन्होंने ऑब्जर्व किया, उस बच्चे ने ऑब्जर्व किया एलेक्स ने कि उसे कैक्टस जो प्लांट है वो थिक मिला और वो काफ़ी फ्रेशली स्ट्रीम, उसका जो टहनिया है, स्टीम है, वो काफ़ी फ्रेशली होते हैं। ठीक है, वो उन्होंने शेयर किया। तो माया शेयर दैट शी सॉ देवधर ट्री जो होते हैं हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में है। दिस ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। इनका जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग है और ये ट्री कोनिकल है। तो ये इन्होंने शेयर किया। तो इन दोनों ने जब अपना आइडिया एक्सचेंज किया तो इनको अच्छा खासा नॉलेज मिला। राजस्थान का जो एलेक्स है उसको ठंडी जगह के बारे में मालूम चला, ठंडी जगह में पेड़ों के बारे में मालूम चला, और जो माया है उसे गर्मी के जगह, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होता है, जहाँ पर डेजर्ट होता है, उस जगह के कुछ पेड़ पौधों के बारे में मालूम चला। तो ये एक नॉलेज बढ़ाने का तरीका होता है। नोटिस दैट these two types of plants found in different region are different from each other. Why is it so? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? Let us find out. तो यहाँ पर यही अब इनके अंदर में एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि ऐसे क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, गर्मी के जगह में कैक्टस के पेड़ पौधे क्यों उगते हैं और ठंड इलाके में, हिमाचल इलाके में, पहाड़ी इलाके में आपके देवधर पेड़ क्यों उगते हैं। तो ये दोनों रीज़न को अभी ये इनके माइंड में आ गया है और ये इनके बारे में जानना चाहता है, या हम जानेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। दिस इज़ ए वेरी लिटिल वाटर, देयर इज़ ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन ए डेजर्ट, ए हॉट इन typically very hot during the day and very cold at the night. Therefore, you will find plant and animal in this area that can tolerate and survive both the hot condition during the day and cold condition at night. The
The fleshy stems of plants found in the desert can store water and help them tolerate the hot condition in this place. तो ये क्या करते हैं, ये जो फ्लैशी होते हैं स्टीम, ये क्या करते हैं प्लांट वाटर को स्टोर करने का एक कैपेसिटी है इनमें, और गर्मी के टाइम जब कंडीशन गर्म हो जाता है तब वो सरवाइव कर सकते हैं, उन्हें टॉलरेट कर सकते हैं। जब हम इन स्टीमों को काटेंगे, फ्लैशली स्टीमों को काटेंगे, इसके अंदर से आपको पानी मिलेगा। तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके नहीं स्टोर करने का इनके पास एक अनोखा तरीका होता है। द माउंटेन्स इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंटली स्नोफॉल। यहाँ पर स्नोफॉल गिरता है, काफ़ी ठंड होता है, -डिग्री में भी चला जा सकता है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। तो इनका जो पेड़ के जो टहनी होते हैं वो थोड़े से झुके हुए होते हैं, स्लोपी होते हैं, ताकि इनका जो बर्फ़ होता है इन पे गिरने के बाद वो आराम से झड़ जाए, हवा देने के साथ साथ गिर जाए। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोनिकल शेप होता है एंड स्लोपी ब्रांचेस होता है देवघर ट्री के, देवधर ट्रीज के। इनेबल देम टू डू सो इजीली, तो वही बताया गया। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय now that the biodiversity varies from region to region because of diversity condition. Look at the image of a camel from the hot desert of Rajasthan and a camel from the cold desert of Ladakh. What are the difference you observed between them? What advantage do this different provide to these camels? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये जो कैमल है इनका जो पैर है ये भी हुप्स जैसे हैं, इनका भी हुप जैसे हैं। ए कैमल लिव इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ए कैमल लिव इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। द कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग, इनका जो पैर होता है लॉन्ग होता है, विथ वाइड हुप्स होते हैं उनका, जो इनके पैर के नीचे का जो फुट होता है वो काफ़ी वाइड होता है, ठीक है, फैला हुआ होता है। Alex shared that this grandmother told him that the long legs and wide hooves help this camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand. On the other hand, the height and the legs of camels in a cold desert are comparatively short than these found in a हॉट डेजर्ट। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो ठंडी जगह में जो ऊँट होते हैं, उनके जो कैमल होते हैं, उनका जो हुप्स होता है, उनका जो पैरों के लेग्स होते हैं वो भी थोड़े शॉर्ट होते हैं, और उनका ये ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता, थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। दिस शॉर्ट लेग्स एलो देम टू वॉक ईजीली इन माउंटेन। जब ये थोड़े शॉर्ट होते हैं तो ये आराम से पहाड़ों में आराम से चढ़ सकते हैं इजीली। तो ये है डिफरेंस इनमें। इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली, तो डेजर्ट में फूड तो अवेलेबल कम होते हैं, वहाँ पर इजीली नहीं मिलता। तो कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्स, तो ये क्या करते हैं, अपने फूड्स को अपने हम्स में स्टोर करके रखते हैं। कैमल्स इन द hot desert have one humps each that helps them to survive during the scarcity of food. जब उनके पास फूड की कमी हो जाती है तो वो अपने हम्स से निकाल के उन फूडों को खाते हैं। ठीक है, कैमल इन द कोल्ड डेजर्ट हैव ए 2 हम्स, उनके पास 2 हम्स होते हैं, 2 हम्स ईच। दिस 2 हम्स shrink in later winter because there is not much food available in the cold desert. तो इनका भी सेम वैसे ही तरीका होता है कि ठंडी के मौसम में जब काफ़ी बर्फ़ पड़ता है, घास और आपके पत्ते नहीं रहते हैं, तब उनका अपना जो उनका हम्स होते हैं उनमें वो उनको श्रिंक करके रखते हैं, और विंटर में इनको वहाँ से फूड मिलता है, वहाँ से वो फूड निकाल के, या उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली वो वहाँ से आराम से उनको वो चीज़ मिल जाता है जो भी फूड उन्होंने स्टोर करके रखा था, और वहाँ से वो खा सकते हैं। दे हैव टू यूज़
food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hair from head to neck. उनका और जो ठंडी के इलाकों में, मतलब ठंड इलाकों में, जो ठंड डेजर्ट में जो कैमल रहते हैं, उनका जो मतलब उनका जो हेड से लेके नेक तक, मतलब माथे से गले तक उनका पूरा का पूरा बहुत क्या होता है, उनका हेयर होता है, ग्रो हेयर, बहुत ज़्यादा हेयर होता है जो उनको ठंडी में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है. ठीक है. व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प camels to survive in the desert? Other students also start sharing their observation. Kashi and from Rajasthan say that camels excrete a small amount of urine. This dung is dry. तो इन्होंने और कुछ ऑब्जर्वेशन बताया. जैसे काशी ने बताया कि उस टाइम उनका जो क्या बोलते हैं, काफ़ी कम मात्रा में वो उनका यूरिन निकलता है. ठीक है. और काफ़ी ड्राई रहता है इनका जो डंक होता है. एंड दे डू नॉट स्वेट, और वो कभी क्या, उनको कभी मतलब स्वेट नहीं होता है, मतलब वो कभी उनके बॉडी से पानी नहीं आता है. जो हम लोग जैसे स्वेट हो जाते हैं, हम क्या होता है, हमें जब पसीना आता है, तो वैसा उनको नहीं होता है. एज ए कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, वो अपने बॉडी से जो पानी है वो लूज़ बहुत कम करते हैं. दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और ये आराम से बहुत दिनों के लिए बिना पानी के रह जाते हैं, सर्वाइव करते हैं. ठीक है. तो माया टॉक अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, रोडोडेंड्रॉन्स. ठीक है. माया टॉक्स अबाउट सीइंग plants with beautiful bright flowers, rhododendrons in the Shola forest of Nilgiri. तो rhododendrons ये जो है ये एक खूब सुंदर फ्लावर है जो पहाड़ी इलाके में होता है. नीलगिरी फॉरेस्ट में मिलता है ये. ठीक है. तो ये इनका हाइट शॉर्ट होता है, हैव ए सिमिलर स्मॉलर लीव्स. इनका जो पत्ते होते हैं छोटे होते हैं, सर्वाइव करते हैं, छोटे लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड ऑन माउंटेन. ठीक है. टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब ये जो है ये आराम से ऊंचे पहाड़ियों में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनका जो लीव्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं. हाउएवर, पेमा who is from Sikkim mentioned that she has observed rhododendron in the nearby mountain to be taller. तो सिक्किम में जो है इसका थोड़ा सा अलग नेचर है, वहाँ पर इन प्लांट्स का अलग नेचर है. वहाँ पर ये थोड़ा सा ये जो है ये यहाँ पर हम देख लेते हैं. तो वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो ये टॉल होता है, वहाँ पर ये लंबे होते हैं. इवन प्लांट्स सच एज ए rhododendrons may exhibit different features in different region to survive the condition of those region. ठीक है. तो हर जगह का तो यहाँ पर यही बताया गया कि दोनों जगह में ही उगता है वो पहाड़ी इलाका है. रीज़न पहाड़ी इलाकों में जो रीज़न होते हैं, कहीं पर काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी बर्फीला इलाका होता है, और कहीं पर कम ठंडा होता है या कम मतलब हवादार इलाका होता है, या वहाँ पर जो नेचुरल प्रभाव है, नेचुरल क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इसीलिए ये रोथोडेंड्रोन कहीं पर छोटे पत्ते के साथ उगता है, कलर भी अलग होता है, कहीं पर इसका कलर अलग होगा, और ये काफ़ी लंबे भी होंगे. तो ये वेरी करता है रीजन के ऊपर. सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू द Andaman and Nicobar Island with her parents for special events. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे whales मतलब बड़े बड़े whale fish देखे हैं और colorful fish देखे हैं. His father explained that the streamlined body of fish make it easy for them to swim in water. जो streamlined
बॉडी होता है वो आराम से मतलब इजीली वो फ्रेश मतलब वो आराम से इजीली स्विम कर लेते हैं पानी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ चीज़ समझ में आ गया है। आज हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर पढ़ा है। तो इससे हमें एक चीज़ मालूम चलता है कि रीजन वेरी करता है, अलग अलग रीजन के क्लाइमेट के वजह से वहाँ के पेड़ पौधे भी थोड़े अलग होते हैं। तो इससे कोई बात नहीं कि आपने एक पौधा देखा, उसने एक पौधा देखा, दोनों प्लांट एक ही होंगे, लेकिन उनका जो वहाँ पर जाकर जब उन्हें हम लगाते हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। तो उनका जो बढ़ने का जो वो जब ग्रो करेंगे कहीं पर अलग तरीके से ग्रो करेंगे, तो कोई अलग तरीके से अलग जगह में ग्रो करेगा। ठीक है, जैसे हमारा खान पान चेंज हो जाता है। अभी मैं असम में हूँ तो मेरा खान पान चावल दाल ये सब चल रहा है। तो अगर मैं चला जाऊँगा अभी कर्नाटका में तो वहाँ पर मुझे इडली डोसा खाना होगा, तो वहाँ का खान पान मुझे क्या होगा, हैबिचुएट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आज मैं यहाँ पर ही कंप्लीट करता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जा रहा है और थोड़ा सा चीज़ बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।